हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने नीट 2020 के पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 to the power minus of 20 joules. The value in electron volt is nearly. अब यार हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्या ये क्वेश्चन किसी फिजिक्स का है क्या? ये तो बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर क्वेश्चन है, कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन का। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या मुझे पता है कि यहाँ पे 10 to the power minus of 20 जूल है। तो मैं ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को इसकी वैल्यू लिख देता हूं, विच इज 1.6 इंटू 10 to the power minus of 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट डू आई गेट ओवर हियर? सो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच बिकम्स द फाइनल आंसर। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वायर है जिसकी लंबाई है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस इज। अब एक बात बताओ, लेंथ दे दी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया A, वो हैंग कर रहा है फिक्स्ड सपोर्ट से, लेंथ भी दे दी उसकी M, मास भी दे दिया M। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो चेंज इन लेंथ आएगा वो कितना आएगा? L1 माइनस ऑफ L। ठीक है ना। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कैपिटल L। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? mg है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो यंग्स मॉड्यूलस क्या कहता है? यंग्स मॉड्यूलस कहता है कि भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है भाई? फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन डेल्टा L अपॉन L। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या इसको FL अपॉन AY लिख दूं, जहां पे F की वैल्यू कितनी है? mg, L तो L की तरह लिखा जाएगा, अपॉन A टाइम्स L1 माइनस ऑफ L। देख लो भाई क्या ये आ रहा है सबका? अगर ये आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हमारे पास द करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन 1 और यही फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of the telescope whose objective has a diameter of 2 meter is how much? So क्या मैं कहूंगा यहाँ पे जो d थीटा है वो होगा 1.22 लैम्डा अपॉन d। देख लो भाई क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? सो यहाँ पे लिखूंगा 1.22 into 6 into 10 to the power minus of 7 होल अपॉन डी की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो व्हाट डू आई गेट? 1.22 into 3 into 10 to the power minus of 7, which on solving 3.66 into 10 to the power minus of 7 यूनिट क्या होगी भाई? थीटा की रेडियन में होगी। तो लुकिंग एट दिस द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन 2 एंड आई होप आपको सबको समझ में आया हो। अगर समझ में आ गया है तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अब एक बात बताओ यार, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों का जो एनर्जी होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा हूं, हालांकि वो फ्लक्चुएट होता रहता है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, लेकिन किसी भी मोमेंट पे जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कंजर्व होता है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की कम होगी। कहने का मतलब क्या है? उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी कितना रेशियो होता है? 1:1। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस कितना है? r है। उसको पानी में डुबोया गया, उसके अंदर पानी जो है वो h हाइट तक बढ़ जाता है। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5g। ठीक है भाई, बोल दिया 5 ग्राम मास आ गया उसके अंदर। Another capillary tube जिसका रेडियस है 2r is immersed in water, the mass of the water will be rise in the tube will be। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जब ये 5 ग्राम रेस हुआ है तो ये किसके बराबर है? ये बेसिकली बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के।
सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, पाई टाइम्स ट्यूब का रेडियस इंटू एच, एच क्या होता है भाई 2t cos थीटा अपॉन रो जी, इसको मैं डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करता हूं, रो जी आर। क्या इतना समझ में आया क्या? अगर इतना समझ में आया तो क्या मैं बेसिकली लिक्विड की होती तो इसको मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैंने कहा मास इज इक्वल टू रो इनटू पाई। अच्छा, रेडियस को क्या किया गया क्वेश्चन के अंदर, डबल कर दिया गया, तो क्या मैं यहां पे लिखने वाला हूं 2r का होल स्क्वायर इंटू 2t cos थीटा अपॉन रो जी इंटू 2r। क्या इतना समझ में आया? अब लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, और थोड़ी सी गणित लगा दे यहाँ पे। क्या दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें? अगर हम दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो मैं कह रहा हूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं, सो क्या आएगा n by 5 इज इक्वल टू, अब देखो एक बार 2 लिखा है यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, सो मास इज इक्वल टू 10 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज। अब जब मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं तो मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों, 3 होता है। सो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, एवरेज एनर्जी हो जाएगी F/2 इंटू केबीटी, यानी कितनी हो गई 3/2 इंटू केबीटी, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आया है तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, उसके टर्न्स कितने दे रखे हैं 100 टर्न्स, इट कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज। अब हमें तो पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं सोलेनॉइड के अंदर तो वो लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। n की वैल्यू कितनी है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी क्या लिखूंगा भाई 100 अपॉन 0.5, और करंट कितना है 5/2 यानी 2.5 है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या यहाँ से 5 और ये और एक जीरो, नहीं एक जीरो तो यहाँ नहीं आएगा, 5 कैंसिल कर दूंगा और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दूंगा यहाँ पे। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो कैन आई राइट डाउन दिस एज हाउ मच, कितना हो जाएगा भैया? अच्छा यहाँ पे म्यू नॉट NI आएगा ना, सही है ना? यहाँ पे देख लो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी देखी भाई। ऐसी बेसिक गलतियां हो जाती है कई बार, आप लोगों से भी होती है। तो ये क्या आएगा 4 पॉइंट इंटू माइनस ऑफ 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 था, -7 में से 3 ना दो कितना बचेगा -4, सो -4। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। Looking at this, the correct answer becomes option 2 and I hope each and every one of you have understood this. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक यूरेनियम का आइसोटोप है, उसको मैंने बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से, वो उसने क्रिप्टॉन बनाया और साथ में क्या बनाएगा ये बताना है हमें। तो लेट अस से कुछ x बनाता होगा तो हम इसको लिख देते हैं भाई। तो U जो है उसका 235 तो एटॉमिक मास है और 92 जो है वो क्या है एटॉमिक नंबर। इसको हमने एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया तो फाइनली मेरे पास बनता है, एक तो क्रिप्टॉन बनता है 89 और 36 और 3 न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं 1 0 प्लस कुछ x एलिमेंट बनता है Za का। सो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कितना लिखूंगा भाई 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 89 प्लस 3, मैंने उल्टा लिख देना यहाँ पे, a आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा Z आएगा प्लस a। ठीक है भाई, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 234 माइनस ऑफ 92 इज इक्वल टू a। सो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा 144, यानी कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरे पास 234 में से 100 हटा दो तो कितना बचेगा 134 में 8 ऐड कर दो तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा भाई जल्दी बताएं इसको। अच्छा यहाँ पे 235 है राइट, सो 92 हो जाएगा, ये 92 हटाएंगे हम, सो द फाइनल वैल्यू वुड बी, मैंने सही किया ना 236 आएगा ना यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आएगा 144 इज इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा z कैसे निकालेंगे, z के लिए हम बोलेंगे 96, यहाँ पे लिखते हैं 96 प्लस 0 इज इक्वल टू 36 प्लस z, यहां से सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ z एज 56। देख लो 56 से 144 कहां पर है, सिर्फ एक ही में है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, यानी कि ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The resistance wire connected in the left gap
of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of the 1 ohm resistance wire. अब इसमें सबसे पहली चीज हमें समझ में आती है, सपोज लेफ्ट गैप में है R और राइट गैप में है 10 और ये किसके बराबर है? 3/2 के बराबर है। यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 30/2 यानी 15 ओम्स। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई पूरा जो वायर है उसमें कितनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी? मैं कहूंगा कि भाई पूरे वायर में यानी 1.5 मीटर में टोटल होगी 15 ओम की रेजिस्टेंस। यानी 1 ओम के लिए कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। देख लीजिए भाई, क्या इतना आ रहा है क्या? अगर इतना आ रहा है तो क्या मेरे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक बॉल है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स फेंकी जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो ग्राउंड पे हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो एक बार मैं फिगर बनाया था, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि यहां से कुछ जमीन है ये और यहां से बॉल को फेंका गया। इनिशियली इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड थी और इसकी वेलोसिटी नीचे गिरने ही वाली थी तब 80 मीटर पर सेकेंड है। करेक्ट। अब क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे g आई गया। v की वैल्यू कितनी है? 6400 2400 अपॉन 2 इंटू 10। बताइए भाई, अगर इतना समझ में आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? कितना लिखूंगा भाई? 6000 डिवाइडेड बाय 20। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 300 मीटर। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। 15 इंटू 20 का स्क्वायर, 15 इंटू 20 स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है which is having a dipole moment of 16 into 10 to the power minus of 9 coulomb per meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle of 60 degree dipole axis. तो हमारा ये तो है डाइपोल, ठीक है। इससे 60 डिग्री लाइन पे ये एक पॉइंट है which is at a distance of 0.6 मीटर। करेक्ट। क्या इतना समझ में आया? ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से 60 डिग्री और ये है कि, तो क्या हम कह सकते हैं पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P होगा KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब। हाँ है ना, यही तो हमारा एक्सप्रेशन होता है। अगर ये एक्सप्रेशन होता है तो क्या मैं लिख सकता हूं उसको? K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू P की वैल्यू कितनी है बच्चों? 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 9 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी है? हाफ अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कितना है भाई? 0. अच्छा आर स्क्वायर आएगा ना बच्चों, आर स्क्वायर आएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आंसर आएगा? ये है 6, तो इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं एक स्टेप और आगे। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज 9 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6। ये काम करते हैं ना यार, 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये 9 खत्म, 10 टू द पावर 2 बचेगा यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको काट देते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 9 खत्म, 2 और 2 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 0.2 आएगा। सो क्या यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 200 वोल्ट। चेक कर लीजिए एक बार फटाफट, क्या इतना एकदम सही है? अच्छा यहाँ पे 8 आएगा ना यार, ये पॉइंट नहीं आएगा, एक्चुअल में 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास 200 वोल्ट फाइनल आंसर आ गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। द एवरेज एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज। अच्छा भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई, एवरेज फ्लक्स दे रखा है आपको 20 वॉट को मैं लिखा हूं जूल
पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, एरिया कितना दे रखा है, कितने एरिया पे गिर रहा है, ये गिर रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और कितने टाइम के लिए, 60 सेकेंड्स के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 इंटू 4 इज 24, so 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। देख लो बच्चों, अगर ये आया तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बेस रीजन मस्ट बी, अच्छा भाई सबसे पहले ट्रांजिस्टर का मतलब समझो क्या होता है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। एमिटर, बेस, कलेक्टर। सबसे चौड़ा कौन सा होता है, कलेक्टर। सबसे पतला कौन सा होता है, बेस। बीच का कौन सा होता है, एमिटर। सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है, एमिटर में। सबसे कम डोपिंग किसमें होती है, बेस में। मीडियम का होता है कलेक्टर। चलिए अब देखते हैं। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, करेक्ट। लाइटली डोप्ड, करेक्ट। बेस, एमिटर, कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस, गलत है। एमिटर में सबसे ज्यादा, बेस में सबसे कम, कलेक्टर में बीच की। बेस, एमिटर, कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, नहीं। एमिटर बीच में आता है, कलेक्टर ज्यादा होता है, बेस सबसे पतला होता है। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, नहीं भाई, एक फॉरवर्ड होता है एक रिवर्स होता है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। आई होप इतना समझ में आ गया है, और अगर इतना समझ में आ गया है तो क्वेश्चन कहता है आयरन रॉड जिसकी ससेप्टिबिलिटी है 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। तो परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, अच्छा भाई, सो क्या मैं कह सकता हूं relative permeability is given by 1 plus x which is equal to 600। कैसे, अरे भाई susceptibility कितनी दे रखी है, 599। हमें क्या बोला गया, permeability of the material which is equal to what, mu r into mu naught which is equal to 600 into 4 pi into 10 to the power minus of 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 into 4 is what, 2400 pi। 2400 pi को मैं ऐसे लिख दूं, 2.4 pi 10 to the power 3 बाहर ले जाता, ऊपर ले जाता, 10 to the power minus of 4 मीटर पर एम्पियर। देख लो क्या यही आंसर आ रहा है तुम्हारा। अगर यही आंसर आ रहा है तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इंप्लाइज दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉडी है जिसका वजन कितना है, 72 न्यूटन। कहां पे है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो क्या मैं कह सकता हूं, मास ऑफ द बॉडी इनटू जी एट द सरफेस इज इक्वल टू 72 न्यूटन, करेक्ट। यही मतलब व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो क्या लिखेंगे, m into half the radius of the earth, g upon 1 plus h upon r का whole square is equal to gravitational force on it, यानी ये हमें निकालना है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, m into g upon क्या लिखूंगा भाई, 1 plus half का square, that would give me कितना आएगा भाई यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 यानी 4/9 into 72 यानी 8 into 4 is 32 न्यूटन। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, which makes option 3 as the correct answer। I hope इतना समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो let us move forward to the next question. A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस डायग्राम बना देना है। अगर आपने एक बार डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। तो ये छोटा एंगल है, ठीक है ना, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। लाइट रे यहां से गई और यूं निकल गई सीधी की सीधी। तो क्या मैं कहूंगा, अगर ये 90 डिग्री पर निकल रही है तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ए के बराबर, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ये है तो, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, ठीक है ना। अब क्या मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं और कह सकता हूं कि भाई इसके लिए मैं लिखूंगा 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ ए। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू इंटू ए। देख लो, और अगर ये समझ में आ गया तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, 5 किलो है and 10 किलो respectively are attached to the two ends of a rigid rod जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर with negligible mass। Okay, the center of the mass of the system from the 5 kg particle is okay। तो ये क्या है, ये है मेरे पास यहां पे रखा है 5 किलो, यहां पे रखा है 10 किलो। तो क्या बेसिक कॉमन सेंस से मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से होनी चाहिए L/3 और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए,
12/3 होनी चाहिए, ये सुनो, L/3 एंड 12/3। अगर ये डिस्टेंसेस L/3 एंड 12/3 है तो भाई टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। 5 किलो से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 या 67 सेंटीमीटर। बताइए, मानते हैं ये बात? और अगर ये मानते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है दो सिलेंडर है A एंड B, जिनकी कैपेसिटी इक्वल है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉपकॉक। A contains an ideal gas at a standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. यानी इसका मतलब क्या हुआ, हीट जो है वो आउटवर्ड नहीं जा सकती और इनवर्ड नहीं आ सकती, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो स्टॉपकॉक इज सडनली ओपन, द प्रोसेस। अरे भाई, जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आइसोकोरिक तो हो ही नहीं सकता, ये खत्म हो गया। ठीक है, आइसोबारिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो भाई आइसोबारिक ये भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या बोला है, थर्मली इंसुलेटेड। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्या इतना समझ में आया? अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक सिलेंडर है जो कि कंटेन करता है हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 किलोपास्कल और टेम्परेचर कितना है, 27। डेंसिटी निकालनी है तो क्या हमें पता है, पीवी जो होता है वो nRT के बराबर होता है, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और अगर मुझसे डेंसिटी कोई पूछ ले तो मेरे लिए बहुत आसान है, PM/RT लिखूंगा। प्रेशर कितना है, प्रेशर है 249 इंटू 10 टू द पावर 3। मोलर मास कितना है, किसका, हाइड्रोजन का, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 किस में लिखूंगा, केजी पर मोल में लिखूंगा मैं ये वैल्यूज, अपॉन R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 300। बताए भी, क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या? ये करता है क्या, देखिए भाई, ये 3 से जाएगा, ठीक है ना, 3 से नहीं जाएगा बेसिकली, 30 से जाएगा, करेक्ट। 30 से जाएगा तो ये 30 और ये 30, ये खत्म, एक 10 नीचे बचा हुआ है, 10 में माइनस खत्म, तो क्या बचेगा, 0.2 kg पर मीटर क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्या आपको इतना समझ में आ चुका है? और अगर आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय 2K कैप। तो क्या मुझे पता है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो आई 3J कैप और पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आती है 2K कैप। तो भाई टॉर्क लिखना कौन सा भारी काम है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, और इसको अगर मैं R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर ले दूंगा तो कितना आना चाहिए भाई, -6i कैप। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन मैच कर गया ऑप्शन नंबर 4। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कलर कोड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं। हमें पता है एक निमोनिक्स है इसको याद करने के लिए, which is BB Roy Great Britain has a very good wife, correct? So सबको याद है ना, ये BB Roy Great Britain has a very good wife। यहाँ पे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाद में गोल्ड का परसेंटेज होता है ±5%, अगर सिल्वर होता है तो ±10%, और अगर नो कलर होता है तो ±20% होता है, 5 10 एंड 20%। चलिए तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले येलो आता है, येलो के लिए क्या होगा, 4 होगा, फिर आता है वॉयलेट, वॉयलेट के लिए क्या होगा, 7 होगा, फिर आता है ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या होगा, 10 टू द पावर 1 होगा, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस गोल्ड यानी 5% की टॉलरेंस लिमिट। सो कितना आंसर हो गया, 450 ±5%, तो 470 ±5%। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास देखिए ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? अगर आ गया तो हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो प्लीज अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने कलीग्स के साथ, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए जो भी नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।